देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों में नजर डालेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश भी दिए थे। इसी के साथ क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग और अवरुद्ध हुए पैदल यात्रा मार्ग को तत्परता से दुरुस्त करने के भी निर्देश जारी किए थे। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सोनप्रयाग और गौरी कुंड के बीच जो 1.5 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे खोलने के लिए पोकलैंड मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका दोबारा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं अधिशासी अभियंता DDMA विनय झिंकाण ने अवगत कराया है कि केदारनाथ पैदल मार्ग कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया है और लगभग 15 स्थान ऐसे हैं जहां पैदल सड़क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। उन्होंने ये भी कहा है कि मजदूरों और क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को खोलने के लिए कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है, लेकिन मौसम के साथ न देने के कारण मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य निरंतर नहीं हो पा रहा है। तो आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये खबर बता रहे हैं, जहां की CM धामी ने केदार घाटी का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के भी निर्देश जारी किए। तो बता दें आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां के अधिकारियों को जनजीवन सामान्य बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने की भी शुरुआत हो रही है। इस कार्य में लोग जुटे हैं। NDRF की टीम लगातार तत्परता से कार्य कर रही है। CM धामी ने केदार घाटी का जायजा लिया है। वहीं आज से केदारनाथ धाम के लिए फिर से हेली सेवा सुचारू रूप से शुरू किया गया है। बता दें कि सरकार हेली सर्विस के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% की छूट दे रही है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करने के लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं रुद्रप्रयाग के प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन का कहना है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अभी 29 जगह पर रास्ते बंद हैं, जिनमें अधिकतर जगह काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही पूरा कर यात्रा शुरू की जाएगी। बता दें कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए कई श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर रोक दिया गया था और जिस वजह से बड़ी जनहानि नहीं हुई है। बता दें अगले 10 दिनों के भीतर ही पैदल यात्रा मार्ग भी शुरू कर दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि देहरादून से खबर आ रही है, जहां की हेली के माध्यम से केदारनाथ यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है और टिकट में 25% की छूट दी जा रही है। इसी के साथ पैदल मार्ग को जल्द दुरुस्त किए जाने का निर्देश भी जारी किया गया है और दुरुस्तीकरण जल्द ही पूरा कर यात्रा की शुरुआत होगी। तो देहरादून से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हेली सेवा के लिए अब केदारनाथ धाम जाने के लिए अगर आप हेली सेवा करते हैं तो उस पर आपको 25% की छूट मिलेगी। वहीं दुरुस्तीकरण जल्द ही पूरा कर यात्रा शुरू की जाएगी। पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, उसकी मरम्मत की जा रही है। ये कार्य लगातार निरंतर जारी है और इसी बीच दुरुस्तीकरण के बाद तुरंत ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। नीचे की तरफ मंदिर के नीचे थोड़ा सा कटान हुआ था, उसको जिलाधिकारी देख रहे हैं। जो भी वहाँ पे प्रस्ताव होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और उसके अलावा फिर जो है गंगोत्री जी में थोड़ा सा नदी के किनारे जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी उसमें थोड़ी सी क्षति की सूचना है, उसको दिखवा रहे हैं। जिलाधिकारी से कहा गया है उसको ठीक कराने के लिए और मैं समझता हूँ जल्दी उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। चारधाम यात्रा मार्ग में पूरा मार्ग खुले हुए हैं और
केदारनाथ जी का यात्रा भी बाई एयर शुरू हो गई है, तो इसमें चारधाम पूरी तरह खुला हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा लोगों से जो भी यात्रा करने जा रहे हैं कि जब भी बरसात हो रही हो उसमें रोक लें, बरसात रुकने का इंतजार करें, जब बरसात रुक जाए तब यात्रा करें तो सेफ रहेगा। किसी प्रकार से वर्षा के दौरान यात्रा करना बहुत सुरक्षित नहीं होता है, बिल्कुल अलर्ट किया जाता है, रोका जाता है। केदारनाथ जी में जो आपदा आई, जब यात्रियों को रोका गया, उससे काफ़ी ज़िंदगी बचाने में सफल रहे हम लोग। अगर हम नहीं रोकते तो बहुत सारे लोग की डेथ हो सकती थी। जो ही बरसात हुई, पत्थर गिरने की सूचना मिली, हमारे यात्रा मजिस्ट्रेट लगे हैं, यात्रा के जो ड्यूटी में लोग हैं और पुलिस और NDRF SDRF के लोग हैं, सब ने यात्रियों को रोका और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसे जनहानि से पूरी तरह बच पाए हम। पूरे यात्रा मार्ग में केवल 3 डेथ हुई है। इसी कड़ी में केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी था और ये रेस्क्यू को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए 4 कमेटियों का गठन किया है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ आपदा से कितना नुकसान यहां पर हुआ है, आपदा वाले क्षेत्रों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं। तो बता दें आपको देहरादून से यह खबर, जहां की केदारनाथ आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कार्य पूरा हो गया है और आपदा से हुई क्षति का आकलन करने बीजेपी के 4 कमेटी वहां पर पहुंची है और अलग अलग जिलों की अलग अलग कमेटी बनाई गई है और कमेटी ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंप रही है। सभा महाराज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह के जो आपदा की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान वहां पर हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्यों में दें और आपदा कितना नुकसान कहाँ हुआ है इसको लेकर के आकलन करने के लिए भी एक समिति, उच्च स्तरीय समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई अलग अलग जिलों के लिए और ये समिति वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा स्थल पर कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी। साथ ही भविष्य में ऐसे स्थान जहां पर आपदा की स्थिति बन सकती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके सरकार और संगठन को अवगत कराएंगे, जिससे भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर किया जा रहा है। बता दें कि इनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज भी शामिल है। अभी कितने खेल शामिल किए जाएंगे ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, जांच जारी है और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस तिथि से होगा इसको भारतीय ओलंपिक संघ ने तय नहीं किया है। वहीं अपर सचिव खेल सोनकर ने कहा है कि ओलंपिक खेलों के चलते अभी तारीख का ऐलान नहीं हो पाया है। भारतीय ओलंपिक संघ जल्द ही इसका ऐलान कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड मेजबान प्रदेश है और उत्तराखंड सभी खेलों में प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रीय खेलों के लिए पूरी तरह से उत्तराखंड तैयार है और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो बता दें आपको देहरादून से खबर, जहां की उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोरों पर है। 7 स्थानों पर 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ सभी खेलों में प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा उत्तराखंड। तो बता दें आपको कि सभी खेलों के प्रतिनिधित्व करेंगे उत्तराखंड और इसी के साथ 7 स्थानों पर ये आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी लगातार जारी है। यही रहेंगे। उसके अलावा
6 जुलाई खेल गांव बनाने का प्रस्ताव पहले ही खारिज हो चुका था कि गांव बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम जो हमारे एग्जिस्टिंग जो होटल फैसिलिटीज़ हैं हम उन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि खेल गांव बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है और बाद में उसका यूटिलाइजेशन उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। दूसरी चीज़ रही कि देरी क्यों हो रही है, तो देरी उस संबंध में ऐसी कोई देरी नहीं है। पहले थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से चीज़ें रहीं, हम टेंडर्स वगैरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो आज की डेट में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक की वजह से थोड़ा सा एक डेट आने में देरी हो रही है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो सब पेरिस में ही हैं। तो संभवतः उम्मीद है कि वहाँ से आने के बाद तुरंत ही डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। एग्जैक्ट नंबर तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मसूरी से खबर, जहां की मसूरी एमपीजी कॉलेज में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि छात्र संघ ने प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान से मिलने के बाद छात्र संघ ने जमकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर छात्रों ने कॉलेज परिसर के हॉल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने की मांग भी की है। और मसूरी छात्र संघ के सदस्य छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में प्रधानाचार्य अनिल चौहान से मिले और उनसे उनके द्वारा मिलने का समय का बोर्ड हटाए जाने की मांग का जमकर विरोध किया गया है। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही और छात्र नेता आशुतोष जोशी ने कहा है कि प्राचार्य और शिक्षकों को कॉलेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉलेज में ड्यूटी करनी है, तो फिर प्राचार्य द्वारा उनके मिलने का समय निर्धारित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में कोई भी व्यक्ति कभी भी कॉलेज समय में आकर प्राचार्य से मिल सकता है, लेकिन प्राचार्य द्वारा बेवजह के नियम लागू करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचार्य अनिल चौहान ने कार्यभार संभाला है, तब से कॉलेज परिसर के हाल में शिक्षक द्वारा गाड़ियां खड़ी की जाने लगी है और नियम के अनुसार गलत है कि उन्होंने ये भी कहा है कि नियम के अनुसार ये गलत है और कॉलेज पढ़ाई का मंदिर है, परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि कॉलेज में कुछ लोग बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जिससे छात्रों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति से कॉलेज के बाहर कॉलेज की भूमि पर नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया गया है, ये भी आरोप लगाया है, जिसको उनके द्वारा हटाकर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के लिए पार्किंग निर्माण किए जाने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में किसी प्रकार की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बता दें आपको कि छात्र संघ द्वारा लगातार ये विरोध हो रहा है। मसूरी से ये खबर आप तक बता रहे हैं, जहां की एमपीजी कॉलेज के बाहर छात्र संघ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र संघ ने प्रधानाचार्य का जमकर विरोध किया है। कॉलेज परिसर के हॉल में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के भी मांगे हुई हैं कि ये गाड़ियां हटाई जानी चाहिए और इसको लेकर तमाम कॉलेज परिसर और कॉलेज डिसिप्लिन को लेकर मांगे उठाई गई है छात्र संघ के द्वारा। बोर्ड का हम पुनः तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छात्र यहाँ जब सुबह से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल का भी यह कार्य है कि यहाँ अपना समय छात्रों को दे। यहाँ सिर्फ 12 से 2 बजे का बोर्ड दे रखा है, जो कि हम सब ने देखा है, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 बजे से आ रहा है तो उनका कार्य है कि 10 से 5 बजे तक जितने समय की उनकी ड्यूटी है उतने समय वो अपने छात्रों को दे। ऐसे में पार्किंग भी बना दी गई है टीचरों द्वारा। जी, हमने बहुत बोला था। कुछ समय पहले यहाँ ऐसा हुआ कि एक छात्र ने अपनी बाइक पार्क करी है और यहाँ किसी टीचर ने बाइक निकालते टाइम उस बाइक का स्टैंड तोड़ दिया है। तो जब हम कैमरे देखने गए तो कैमरे भी बंद नहीं है और हमने जब टीचर से बोला तो उन्होंने बोला ये स्टाफ पार्किंग है। तो हम इसका पुनः तरीके से विरोध करते हैं। मैंने कल ही नोटिस निकाला, संयुक्त निदेशक का एक पत्र आया। 9:30 बजे से 4:30 बजे हमारे शिक्षक साथी रहेंगे, मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा और 12 से 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज सुबह भी और दोपहर बाद भी जो अटेंडेंट लोग आए, गार्जियन आए, हम उनको हर टाइम अटेंड करते हैं। टाइम की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर क्लास चलता है, हो सकता है मैं भी क्लास में हूँ, तो इसलिए टाइमिंग्स का प्रोविज़न है। पर आप ये मानते हैं कि जब सूचना पट लग जाता है तो आदमी तो उसी को देखेगा ना? आप ऐसा सूचना को, जो यहाँ का क्राउड है, जो यहाँ की गैदरिंग है, जो यहाँ की सराउंडिंग है, वो सूचना को कोई नहीं पढ़ता। वो सुबह भी मेरे पास में 2 गार्जियन आए, उनको हमने अटेंड किया और हमने यूनिवर्सिटी के लिंक को बताया कि इस लिंक पे आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। उनका नाम भी हमने लिखा है, मैं आपको नाम भी दिखा सकता हूँ। हम सब बच्चों के छात्र हित में काम करते हैं और हमने इस कॉलेज में, महाविद्यालय में 24 साल में IIQA नहीं हुआ,
उसको हमने पास कर लिया, एसएसआर को पास कर लिया, डीवीवी को पास कर लिया, नेक होना सुनिश्चित है। कोई भूमिका नहीं है और ना हम कोई कोर्ट में पार्टी हैं, ठीक है ना। हमारा ये संवेदनशील मसला है, हम लोग उसमें कहीं मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। राजनीति से प्रेरित तो नहीं है पूरा मामला? मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये बोर्ड हटेगा नहीं हटेगा? नहीं, बोर्ड के ऊपर जो है, बोर्ड जब हमने आपको एक बात कह दी कि हम बच्चों के लिए जब तक कॉलेज टाइम में आप बच्चों के लिए बोर्ड लगाने का औचित्य क्या है? बच्चों के लिए छात्र हित में हम उपलब्ध हैं। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं। बोर्ड का मैंने आपको बताया, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपकी क्लासेस रहते हैं? 12 से 2 में हमारी क्लासेज नहीं होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग लंच पे होते हैं और मैं यहाँ सुबह 1 घंटे का लंच होता है आपका? नहीं लंच नहीं होता, मैं तो सुबह आता हूँ, बीच में लंच में नहीं जाता हूँ, एक बार ही जाता हूँ। और अभी शासन की तरफ से भी 10 बजे से 5 बजे तक हमारी बायोमेट्रिक जारी है। अच्छा, तो ऐसे में छात्र कह रहे हैं कि बोर्ड हटाना पड़ेगा? छात्र वो जिद वाली बात है, हमने आपके सामने संज्ञान लिया और हम छात्र हित में बात करते हैं। अगर बच्चा कोई 12 से 2 भी आएगा, हम उसको अटेंड करेंगे। कैंपस ऐसा नहीं है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के अभी हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं। जैसी क्लासेज शुरू होंगी तो ये सब बाहर हो जाएंगे। तो वैसे तो पार्किंग नहीं होनी चाहिए ना कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर? अभी आप मेरी इस बात का भी संज्ञान लीजिए कि फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम CUT से होने हैं, 2 से 11 रजिस्ट्रेशन है, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होंगे तो ये प्रीमिसेस से बाहर हो जाएंगे। हम कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलेज में जो टाइमिंग लगा रखी है सर के द्वारा 12 से 2 वाली, वो टाइमिंग हटानी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि प्राचार्य हमेशा 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग का पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए, क्योंकि प्राचार्य की जरूरत जैसे किसी सिग्नेचर से लेकर हो या किसी सेमिनिस्टर से लेकर हो या किसी भी अन्य कार्य के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 12 से 2 वाला टाइमिंग हटा देनी चाहिए। और कॉलेज के अंदर जो टीचरों के द्वारा जो ये पार्किंग लगाई गई है, क्योंकि बरसात का मौसम था, हम चाह रहे थे कि बरसात के टाइम पे दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि ये जैसे कभी चालान कट जाता है, इसलिए हमने उस टाइम कुछ नहीं बोला। अब बरसात खत्म होने जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि ये पार्किंग पूरी तरह से हटा दी जाए और ये पूरा हॉल खाली कर दिया जाए। हम कहना चाह रहे हैं कि जो पार्किंग हमारे कॉलेज से ऐसी 50 मीटर की दूरी पर है, ये पार्किंग जितने भी टीचर हैं या कॉलेज के जो भी वो बच्चे लगाते हैं, स्टाफ लगाते हैं, ये सब पार्किंग में लगाएं। कॉलेज का जो हॉल है पूरा तरह से खाली होना चाहिए। तो मसूरी में छात्र संघ ने प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। चलिए अब खबर देहरादून से आपको बताते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश में मानसून की स्थिति से भी अवगत कराया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों हेतु स्वयं मौके पर पहुंचकर नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां की राज्यपाल ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है, विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा के संपन्नता पर राज्यपाल को जानकारी भी दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में जनरल अनिंदया सेनगुप्ता और GOC-NC और सेंट्रल कमांड ने भेंट की है। उन्होंने राज्य से संबंधित सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। तो बता दें आपको कि सेंट्रल कमांड ने सीएम धामी से मुलाकात की है और ले जनरल अनिंदया सेनगुप्ता और GOC-NC भी सीएम से मिलने पहुंचे और सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर इनके बीच बातचीत हुई है, विचार विमर्श किया गया है और सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित बातों को लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग की विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ परिसंपत्तियों जिनमें वन विकास निगम के 99 करोड़ उत्तर प्रदेश की ओर से दिए जाने थे, उसमें 2017 तक ब्याज लगाकर
563 करोड़ हो चुका है, जो राज्य को मिलना चाहिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संपत्ति पर इनकम टैक्स कटौती की जा चुकी है, तो इससे ये स्पष्ट है कि वो पैसा हमारे राज्य का है, जो हमें मिलना जरूरी है। तो बता दें आपको, राज्य के वित्त मंत्री ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इसके निस्तारण के लिए हर स्तर पर जो भी संभव प्रयास है, कदम है, वो उठाए जाएंगे। तो बता दें आपको, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये तमाम बातें कही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के वित्त मंत्री ने विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक की और इस दरमियान परिसंपत्तियों के बंटवारे पर पुनर्गठन विभाग की बैठक हुई है। वहीं निस्तारण पर हर संभव कदम उठाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और उनसे अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों का बंटवारा हमारे माननीय धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी साहब के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, उसमें बहुत से मुद्दे तय हुए, लेकिन अभी कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं, जिसको लेके मैंने आज अधिकारियों से बैठक ली है और उनसे कहा है कि हम जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है, तो उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जैसे वन निगम है और वन निगम को 99 करोड़ रुपया मिलना था और ये 2017 तक जब हमारी बैठक हुई 99 करोड़ रुपए जब मिलना था, तो हमने उसके अगेंस्ट जो हमारा ब्याज बनता है उसको जोड़ते हुए हमें 464 करोड़ रुपए और मिलना था, यानी कि हमें मिलना था 563 करोड़। अब ये हमारी तरफ से इसकी कार्रवाई हो, आगे हम लोग बढ़ें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें, अधिकारियों के साथ चर्चा वार्ता करें कि वो पैसा हमें कैसे उत्तर प्रदेश से मिले। क्योंकि उसके बाद ये जो मैंने 2017 की बात बताई और 2024 तक की भी बात करें तो उसमें थोड़ा और ब्याज बढ़ेगा, तो ये जो राशि है ये बढ़ सकती है। तो मैंने वन निगम के जो अधिकारी हैं उनसे कहा है कि इसके लिए तुरंत वो पत्राचार करें। हालांकि उन्होंने बीच में ही पत्राचार किया है, लेकिन और उच्च स्तर पे हम लोग उत्तर प्रदेश से हम बातचीत करें ताकि हमें ये मसला हमारा हल हो सके। और चलिए अगली खबर रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं, जहां के रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने सभी जन को अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी पर आर्मी द्वारा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैदल पुल तैयार किए जा रहे थे, वो पुल कल रात को लगातार भारी बारिश होने से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पैदल पुल बह गया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां की केदारनाथ यात्रा में फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए ये पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था। आर्मी के द्वारा केदारनाथ पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था और भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा और पुल बह गया। तो रुद्रप्रयाग से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की आर्मी के द्वारा बनाए गए ये पुल पैदल मार्ग यात्रियों के लिए ये जो पुल का निर्माण किया जा रहा था, वो कल रात भारी बारिश होने के कारण, नदियों के उफान पर आने के कारण ये पुल बह गया है और फंसे तीर्थयात्रियों को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बताएं कि फंसे तीर्थयात्रियों के लिए ये खास तौर से ये पैदल पुल बनाया जा रहा था। आर्मी ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में ये पुल बनाया था। खबर उत्तरकाशी से है। गंगोत्री धाम में दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के विकास और बाढ़ सुरक्षा के लिए नदी तटों पर मजबूत और आधुनिक तकनीक से युक्त सुरक्षा ढांचे का निर्माण की योजनाएं बनाने के लिए प्रशासन के स्तर से तेजी से कार्रवाई की जा रही है। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने के कारण गंगोत्री धाम के विस्तार और स्तरीय सुविधाओं के विकास के लिए प्रशासन के स्तर से इन दिनों अनेक योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है और इसी सिलसिले
सिलसिले में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम का भ्रमण कर इन तमाम कार्यों के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया है और प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ही गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों, तीर्थ पुरोहितों और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श भी किया है। उन्होंने इस संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि गंगोत्री धाम के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि धाम के विकास से जुड़ी दीर्घकालीन महत्व की इन परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर शासन की स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ सुरक्षा के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उप निदेशक गंगोत्री नेशनल पार्क RN पांडे, उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बता दें उत्तरकाशी से यह खबर, जहां उत्तरकाशी में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है और जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम का भ्रमण किया है। इसी के साथ पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया गया है, बैठक की गई है और सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लाल कुआं से है। लाल कुआं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी डिवीजन की रंसाली रेंज में वन अफसरों की कोताही के कारण धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती सागौन के पेड़ों की धुआंधार कटाई जारी है। बता दें आपको कि बेखबर वन महकमा वन माफियाओं पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते वन माफिया बेखौफ होकर सागौन के पेड़ों को काटने में लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन महकमा खैर तस्करों पर आदेश के बाद भी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं अधिकारियों की कार्रवाई महज कागजों तक सीमित रह गई है और जबकि जंगलों में पेड़ों के टहनी के अंबार लगे हुए हैं। इधर बीते दिनों रंसाली रेंज में हुई खैर के पेड़ों की अवैध कटाई और उनकी तस्करी के मामले में सूबे के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन भी मौन नजर आए। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।